हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अबाउट द टर्म नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में काफ़ी आइडिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में 10th क्लास में। तो लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। पहली बात तो यू ऑल नो इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात होती है, आयनिक बॉन्ड में हम लोग इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की बात करते हैं। ठीक है, सो it form between same atoms as well as different atoms। मतलब ये जो बॉन्ड है ये हम सेम एटम के बीच में होता है। एग्जांपल तौर पे मैं कहूँ H2 तो हाइड्रोजन एटम O2 N2 Cl2। यस और नो? या हम लोग बात करें एग्जांपल इसे HCl या डिफरेंट एटम्स, एग्री और नॉट? फर्दर हम कहें कि भाई इसको 3 टाइप का हम बोल सकते हैं। कैसे भाई? एक आप सिंगल बॉन्ड कह लीजिए, एक डबल बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग, एक ट्रिपल बॉन्ड की, और एक इसी का स्पेशल केस कोवैलेंट बॉन्ड का, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की हम बात करें एग्जांपल देखो, मान लो द बेस्ट वन इज व्हाट, द H2 Cl2। यस और नो? डबल बॉन्ड की हम लोग बात करें एग्जांपल, दैट इज O2 O डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे दैट इज व्हाट, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N। यस और नो? ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ एक पॉइंट और आप लोग लिखें। इसको हम अगर नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से डिफाइन करें, नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से, तो हम 2 तरह से कह सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं H2 का एग्जांपल लेता हूँ, इट इज व्हाट, और इट इज अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो भाई अगर मान लो एग्जांपल लो HCl का, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ these two atom, hydrogen or chlorine. Chlorine is more electronegative, having partial positive, having partial negative, partial positive. It is a polar covalent. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? It is a polar covalent bond. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ टर्म डिफाइन करें हम लोग। यहाँ एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट, दैट इज द कोवैलेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आपको मैंने पहले बताया है, आयनिक बॉन्ड के टाइम पे आयनिक बॉन्ड के लिए हम क्या कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, वहां हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। या हम लोग टर्म यूज करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, क्या? कोवैलेंसी। इट इज व्हाट, कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन atoms इन गिवन कंपाउंड। कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड वो बना रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी कोवैलेंसी। और इसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम्स इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। अगर समझते हैं क्या, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं उसको, क्या वी कैन डिफाइन। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है, एग्री और नॉट? तो एक मैं पहले बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा उतारिए फटाफट से, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंसी। ठीक है, और एक शेयरिंग किस प्रकार से हो रही है। वैसे आपको आइडिया है कि हमने कैसे लिखा है, H2 कैसे बनता है, HCl कैसे बनता है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पर ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ PCl3, फिर वापस आऊंगा मैं कोवैलेंसी पे। फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, फॉस्फोरस वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? एग्री और नॉट? 1 2 3 4 5। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम के अराउंड
बाय डॉट और बाय क्रॉस नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एग्री? ठीक है, 7। अब सिंपल सी कंडीशन है, हमें क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करवाना है, यस और नो। तो यहाँ दोनों की शेयरिंग हुई आपके, यहाँ इन दोनों की शेयरिंग हुई, इसके 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। फॉस्फोरस के 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने शेयरिंग करी, 8 हो गए। देखो 2 4 6 और 2 8। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उससे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो हमसे पूछे कि फॉस्फोरस के पास कितने लोन पेयर, हम क्या बोलेंगे, इट हैविंग 1 लोन पेयर। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लोरीन 1 2 3, 3 लोन पेयर, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, यस और नो, एग्री और नॉट? दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से PCl3। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ पहले, तो कुछ नई बात नहीं बताई मैंने आपको। मैं आता हूँ फिर से टर्म वो ना कोवैलेंसी पे। देखो हाँ, यहाँ मुझसे पूछा कि भाई फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी, तो हम क्या करेंगे, एक, मतलब इसको थोड़ा और बनाना चाहूँ, इट इज व्हाट लाइक दिस, 1 2 3, कितनी कोवैलेंसी, 3 है। फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है यहाँ पर, 3 है। मुझसे पूछे क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी है, क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। दैट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं पहले सेकंड पीरियड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है हमेशा। सेकंड पीरियड से मतलब अगर आप ध्यान रखेंगे, दैट इज व्हाट बेरिलियम मकनॉफ, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड मतलब क्या, एन का वैल्यू कितना है आपका, 2 है, एल इक्वल टू 0 एंड 1। 0 एंड 1 मतलब कि एस सबशेल एंड पी सबशेल, सॉरी एस एंड पी सबशेल, मतलब कितना, 2,6, 8 इलेक्ट्रॉन का हम लोग, एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, हियर डी सबशेल इज नॉट प्रेजेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट में डी सबशेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और विषय डी ऑर्बिटल इज बेटर रहेगा, डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट, लिख लो आप लोग। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डी ऑर्बिटल अगर नहीं है तो उससे क्या होना है, इंपॉर्टेंट चीज है, हम बात करेंगे अभी इसकी, ठीक है। अब जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। मतलब कि मैक्सिममली वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, मैक्सिममली वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, बिकॉज डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। तो वहां ऑक्टेट रूल ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, बट आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ बॉन्ड जो बन रहा है उसका मेन नेचर जो है, जो लुईस ने बताया, दैट इज व्हाट द फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। और हाइड्रोजन के केस में फॉर कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट। हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, हमेशा अपना डुप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब हम H2 की बात करें, आप देखेंगे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, डुप्लेट पूरा हो गया, इट इज H2। चलो उस पर हम आएंगे, आप बस से टॉपिक है हमारा पूरा वो, यहाँ तक की बात से। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, एग्जांपल के तौर पर लिखूँ, मान लो अगर मैं कहूँ, जैसे सपोज करो मैं बात करूँ बोरोन की, तो एक तो बनाता है BF3, कोवैलेंसी कितनी आ गई, 3, 3 बॉन्ड बनाएगा। एक बनाता है BF4 माइनस, कोवैलेंसी कितनी है, 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। अभी हम स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कोवैलेंसी क्या है। जब आगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपको मैं वहाँ पे इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसी मान लो मैं बात करूँ, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो बनाता है H2O, एक बनाता है H3O प्लस। तो यहाँ कोवैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए,
सिंगल बॉन्ड की हेल्प से। यहाँ कोवेलेंसी कितनी है आपकी? 2 है। यहाँ कोवेलेंसी कितनी है आपकी? 3 है। सब कह सकते हैं। ऐसे मान लो नाइट्रोजन की बात करो अगर मैं, तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम कहना चाहें तो इट इज व्हाट, एक तो NH3 बनता है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के, तो कोवेलेंसी कितनी है? 3। एक यहाँ आपका बनता है NH4 प्लस अमोनियम आयन, यहाँ कोवेलेंसी कितनी है आपकी? 4। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा आपका। ठीक है, तो भी फिलहाल डरना नहीं है, वैसे आप लोगों को पता हुआ है वो मेरे हिसाब से, घबराना नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको मैं ये सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर आपको? दिस इज द कि जब भी आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 ही हो सकता है। 4 ही हो सकता है, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसको उतारिए, अब हम बात करते हैं फॉर द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। प्लीज फटाफट से। तो देखिए, सो नाउ थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन के नीचे कौन नीचे है? फॉस्फोरस। ऑक्सीजन नीचे कौन है? सल्फर, क्लोरीन, एक्सेट्रा। बहुत सारे जानते हैं आप लोग, हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड एलिमेंट, इनके पास थर्ड पीरियड का मतलब ही क्या है कि एन का वैल्यू कितना भाई? 3 है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, 1 एंड 2। मतलब कि यहाँ एस पी एंड डी तीनों ऑर्बिटल्स है, मतलब कि यहाँ पर जो है इनका ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है। ऑक्टेट एक्सपैंड का मतलब है कि ड्यूरिंग मॉर्निंग, वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, स्पेशली कोवेलेंट कंपाउंड में, तब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके सराउंडिंग में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल PCl5, अगर छोटा सा फोटो बनाऊं उसका, मान लो अभी इस स्ट्रक्चर पे नहीं आना, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो आपका कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? वो आपके थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो थर्ड पीरियड वालों की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, या आप कह लीजिए कोवेलेंसी जो है, वो 4 या उससे ज्यादा हो सकती है। इसने 5 बॉन्ड बना है। ऐसे मान लो मैं और कुछ और एग्जांपल लिखना चाहूँ, सपोज करो हम लिखते हैं SF4। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 4 तो बॉन्ड बना दी, बॉन्ड 4 तो फ्लोरीन से शेयर किए, तो 4 दूनी 8 और 2 बच गए 10। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यस सुनो, ऐसे मान लो हम बात करें SF6 की, यहाँ पे कितने? 6 बॉन्ड बने, 6 ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, 6 बॉन्ड बने, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो तो रहा है, मतलब अब 8 की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं आप लोग। लिमिट से मतलब मेरा है कि जो टर्म हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि भाई बॉन्ड क्यों बनता है, उसका एक जो सेकेंडरी रीजन जो बताया गया है इनिशियली कि भाई फॉर टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू चेज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे मालूम है, फॉस्फोरस एग्जांपल लेता हूँ फॉस्फोरस का। एक आपका होता है P4O6, यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी है? 3 है। एक आपका है P4O10, यहाँ कोवेलेंसी कितनी है? 5। आई होप आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा। चलो मैं बना देता हूँ भाई इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो P4O6, मैं फिर से कह रहा हूँ अभी हमारा फोकस स्ट्रक्चर पे नहीं है। अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोवैलेंसी कैसे 3 है, 2 है, 4 है, हमें वो समझ में आनी चाहिए। हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जब आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी की बात करेंगे हम लोग, तो हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सुनाओ देखिए, बहुत सिंपल तरीका है इसको, आप ऐसे 4 भी बना लीजिए। ठीक है, अब इन सबको सिंगल ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे
now like this. This is the structure of P4O6. तो अब देखेंगे फास्फोरस 1 2 3, ये फास्फोरस 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कोवेलेंसी कितनी है यहाँ पर 3. फास्फोरस इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट. इसकी बात करूं बेटा, देखिए दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10. देखिए ये फास्फोरस 1 2 3 4 और ये बीच में ये फास्फोरस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो कोवेलेंसी कितनी यहाँ पे बेटा, दैट इज व्हाट. तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यहाँ पे कि जो थर्ड पीरियड के आपके एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करते हैं, उनकी कोवेलेंसी जो है 4 और 4 से ज़्यादा हो सकती है. कम तो पॉसिबल है बट 4 से ज़्यादा भी पॉसिबल है. ठीक है, सो बनाइए, आगे बात करते हैं हम लोग बेटा, प्लीज़ फटाफट से. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, so look at this properties. पहला वही जब हमने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी, आयनिक बॉन्ड इज व्हाट, डायरेक्शनल नेचर. इट इज व्हाट, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. thus it show isomerism. For example, एक कोवेलेंट कंपाउंड है C6C2H6O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दो डिफरेंट आइसोमर बनती है. एक का बनता है C2H5OH और एक आपका बनता है CH3OCH3. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कार्बन कंपाउंड है. तो दो आइसोमर बनते हैं इसके, एक तो C2H5OH, एक आपका CH3OCH3. दिस इज व्हाट द इथेनॉल अल्कोहल फैमिली का है. and this is what dimethyl ether or we say the ether. It is ROR. इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ROH. R is what the alkyl group here. Yes or no? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड होता है, तो यहाँ डेफिनेटली दे विल शो what they show isomerism. Second property, generally they have low melting point and boiling point, except in case of giant covalent network कंपाउंड. क्योंकि अगर जनरली बात की जाए तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, काफी कम होता है. बट ऐसे जो कोवेलेंट कंपाउंड है जिनमें जायंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड बहुत ज्यादा हाई होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन यू ऑल नो इज व्हाट, डायमंड. इसमें पता है मैं, कार्बन का एक जायंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज अराउंड व्हाट 35 या 3400 डिग्री सेल्सियस तक का मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका. हम लोग जानते हैं डायमंड का यूज क्या होता है, एक तो ज्वेलरी में होता है, एक ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग जो आप कह लीजिए कि एज एब्रेसिव मटेरियल काम में लेते हैं हम लोग उसको. एब्रेसिव मटेरियल का मतलब होता है एक तो कि हाँ, एक इसका यूज है कटिंग में काम में लेते हैं इसको, कटिंग इन ग्लास और इससे सॉलिड्स और इससे स्टोन्स. पत्थर को काटने में, ग्लास को काटने में हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं. पत्थर स्पेशली जो होता है ना, जेम स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको. एब्रेसिव मटेरियल का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा हो बेटा, घरों में जो होता है
कैंची या चाकू जब कई बार उसकी धार जो है वो कम हो जाती है, तब हम क्या करते हैं उसको, अगर गली मोहल्ले में कोई अगर आता है या अगर किसी पर्टिकुलर शॉप पे ले आते हैं उनको, तो वो उसकी धार तेज करता है, उसको घिसता है किसी के ऊपर उसको, तो दैट इज व्हाट द एब्रेसिव मटेरियल। बट ठीक है, हम एब्रेसिव मटेरियल में डायमंड को यूज नहीं करते इतना वास्टली बिकॉज इट इज क्वाइट कॉस्टली। बट एक एग्जांपल और हम बात करेंगे उसकी, वन मोर एग्जांपल मान लो मैं कहूँ कि SiO2 इज व्हाट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको। ये भी एक जायंट कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग इट इज अराउंड 1700 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1700 डिग्री सेल्सियस। और बेसिकली इसका यूज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्लास में काम आता है, द ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास। एक एग्जांपल और लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको पकड़ता हूँ। देखिए बेटा, नेक्स्ट वन इज SiC, जिसे सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं इसको हम लोग, और वी से इट इज कार्बोरेंडम ऑल्सो। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड अराउंड वी कैन से नियरली 2800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका मेल्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा है, लगभग लगभग 2800 डिग्री के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका जो मेन यूज आप कह सकते हैं, इट यूज एज एब्रेसिव मटेरियल, एज एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मटेरियल होता है कि जो मैं बताया आपको कि जो आपके हथियार होते हैं, धारदार जो हथियार है, चाहे घरों में हम लोग कैंची कह लीजिए, चाकू कह लीजिए, इसके अलावा भी कोई हथियार है तो उसकी धार को तेज करने के लिए उसको हम किसी दूसरे मटेरियल पे घिसते हैं हम लोग, ताकि उसको स्मूदन करता है, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर उसको बढ़ाता है। दैट इज व्हाट नोन एज एब्रेसिव मटेरियल। जनरली वो जो होता है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इसके अलावा बहुत चीज़ों को काटने में काम में आता है। तो डायमंड को हम लोग यूज कर सकते हैं एब्रेसिव मटेरियल, बट वो मटेरियल जिस पर हम यूज कर रहे हैं वो भी कॉस्टली होना चाहिए, बिकॉज डायमंड वी ऑल नो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, अगर उसको शेप देना है, जैसे मैंने कहा ना जेमस्टोन की हम बात करते हैं, तो जो हाई एंड के जेमस्टोन जो होते हैं वहां पर हम लोग जो उनके लिए यूज करते हैं एब्रेसिव मटेरियल, दैट इज आप कह सकते हो डायमंड है। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ फ्यू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सामान्यतः हम लोग क्या कहेंगे कि इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। उतारिए आगे हम लोग और बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्लीज फटाफट से। सो नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज show molecular reactions take finite time for completion। जब हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, वहां पर आयनिक रिएक्शंस होती है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जो होती है जनरली बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब बेसिकली कि वेयर वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन took place साइमल्टेनियसली, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों एक साथ होता है, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, हैबर प्रोसेस, N2 3H2 गिव्स अमोनिया। अब यहाँ क्या देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि भाई कि जो N2 है ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो टूट रहा है, और जो NH3 है इसके बीच में आपका जो है बॉन्ड बन रहा है। ये सुनो, तो एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। दिस इज व्हाट नोन एज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस को होने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें टाइम लगता है कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन, जहाँ आप कह सकते हैं कि आयनिक रिएक्शन कंपेरिजन में थोड़ी सी स्लो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वन, अगर सॉल्युबिलिटी की आप बात करूँ इनकी, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं आयनिक कंपाउंड की तरह, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो सॉल्युबल इन
soluble in non-polar solvents, soluble in non-polar solvents like benzene, chloroform, एक्सेट्रा। मतलब ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं कि यार सॉल्युबल इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, एक हम लोग बात करेंगे मान लो कि कंडक्टिविटी के बारे में। जनरली they are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। हाँ, ये जरूर है कि जो ग्रेफाइट वाला एग्जांपल है आपका, बट ग्रेफाइट इज व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप विजिबल होगा आपको। बट graphite is also a covalent compound, carbon based compound। Graphite is good conductor of electricity। because we know कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वहां पर डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज ग्रेफाइट हैविंग व्हाट, अ लेयर स्ट्रक्चर वेयर डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुक प्लेस। इसके अलावा एक और पॉइंट चाहो तो लिख लो यहाँ पे आप लोग कि भाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, आर सेमीकंडक्टर्स। यस और नो, एग्री? ठीक है यहाँ तक। दीज आर व्हाट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अबाउट द टर्म नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा उसको उतारिए बेटा, हम बात करते हैं उसके बारे में प्लीज। तो देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज व्हाट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ या स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेचर में ये बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या फर्क है, ऐसे मान लो मैं HCl की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक अपना हाइड्रोजन का, दोनों आपस में शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यस और नो? यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर एक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सामने वाले को देता है और वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे एक्सेप्ट करता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक दे रहा है एक दे रहा है, दो मिलकर शेयर नहीं कर रहे। यहाँ पर एक पूरे के पूरे अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सामने वाले पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट वी कैन से, in this type of bonding, one atom donate electron pair, and other accept those electron। यहाँ शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर एक दे रहा है और एक ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, ऐसा कह सकते हो आप लोग। क्लियर? अब एक बात तो ये, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर कह लीजिए या जो लोन पेयर डोनर है, डोनर जो है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। ये मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट, जब लोगों ने बात करी आयनिक इक्विलिब्रियम में, बट ठीक है इतनी जरूरत नहीं फिलहाल यहाँ पर।
तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या जो लोन पेयर दे रहा है उसे हम लोग लुईस बेस बोल रहे हैं। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी वी कैन से, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगी, ठीक है। एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है जो ले रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी सेड इज लुईस एसिड। तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या उसके पास कोई ना कोई वेकेंट ऑर्बिटर है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह देता हूँ कि भाई सपोज को मैंने कहा कि ये ए है और ये आपका बी है, ये ए अपना लोन पेयर बी को दे रहा है, हम इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बी है ये आपका क्या है, लुईस एसिड है, ये आपका लुईस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। क्लियर, यस और नो? हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बात करेंगे, तो बात समझ में आई मेरी? यहाँ पे पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देते हैं, एक देता है एक लेता है, इस तरह से कुछ कर सकते हैं हम लोग। फर्दर अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन when coordinate bond is replaced by covalent bond। मैंने वही तो कहा है कि भाई बहुत सी बुक में आपको होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिले ही नहीं, तो कुछ कन्वेंशन बनाई गई है इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं। पहला ये है कि इफ एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, if element belong to second period, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा, कि जब एलिमेंट जो आपका सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है उस केस में क्या होता है, हम कोवैलेंट बॉन्ड को जो है रिप्लेस कर देते, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। इट इज लुक लाइक दिस वन, दैट कि ये मान लीजिए आप, इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, हम कैसे दिखाते हैं इसको भाई, जो दिया उस पर पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव, कि हमने उसको कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया, हमने उसको कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्लियर। सेकंड हम लोग बात करें, सेकंड कि यदि एलिमेंट, इफ एलिमेंट जो दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया उस पर नेगेटिव चार्ज है, इफ एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड और हायर पीरियड, यदि एलिमेंट थर्ड या हायर पीरियड का है तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड is replaced by what we say डबल बॉन्ड, कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दोगे। मान लो सेम फिर से बनाना चाहूँ, अगर मान लो मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो कैसा हो जाएगा ये, लाइक दिस, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट उतारो उसको प्लीज, फटाफट से उतारिए, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। So, for examples, first one, formation of H3O plus, that is the hydronium ion। बहुत सिंपल सा है, ये आपका H2O, ये आपका H प्लस, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिए, 4 बचे, 4 से मतलब उसके पास 2 लोन पेयर बच गए, तो ये लोन पेयर को देगा। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है,
तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक जो था वो एज इट इज रख दिया मैंने लोन पे। ठीक है, ऐसी मान लो मैं बात करूं, सपोज को सेकंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, तो ये नाइट्रोजन में आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या होगा, जो NH3 अमोनिया, इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तीन तो शेयरिंग से बॉन्ड वाले हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर बचा, ये क्या करेगा, इसको एक लोन पेयर देगा, तो क्या जाएगा, NH4। ठीक है, ये सुनो, ऐसे मान लो एग्जांपल और देखिए हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ BF4 माइनस, ये भी आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो अब देखिए F माइनस और ये आपका BF3, BF3 बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये सुनो, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पीसीज है, तो ये इसको अपना देगा लोन पेयर, तो कैसा बन जाएगा, उसको हम लिखते हैं इस तरह से, BF4 माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको फिलहाल सिर्फ बताया है कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, अभी आप स्ट्रक्चर पे मत जाना, इतना फोकस मत करना। ठीक है, ये तो जो मैंने लिखे हैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। क्लियर, ये हमने सारे एग्जांपल है सेकंड पीरियड का, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग थर्ड पीरियड का, है ना। तो डी, फॉर्मेशन ऑफ SO3, ये एग्जांपल वो बेटा जो आपको ना अलग अलग बुक्स पे अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। तो बहुत सिंपल देखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर आपका है जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 4 है। इसी ध्यान है ना बेटा, मेरी की आदत पड़ी हुई क्रॉस बनाने की आदत, आप डॉट भी बना सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको लेकर भी बड़ा परेशान नहीं होना है। अब देखिए, और मेन पर्पज इज व्हाट, हम पहले कोशिश करते हैं कि हम ऑक्टेट पूरा करें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए मान लो इसमें। सल्फर के पास कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, सही है, क्लियर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 ना। देखिए, तो सल्फर ने यहाँ शेयरिंग कर ली, तो सल्फर के, सॉरी, इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। अब देखेंगे सल्फर के भी 4 ये और 4 ये, सल्फर के भी 8 पूरे हो गए, क्लियर। अब अगर यहाँ बॉन्ड बनाएगा इनसे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे कि अब वो ऑक्टेट का वॉल्यूशन करेगा, और सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो कर सकता है चीज़ें सारी, ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना एक लोन प्लस दे देगा, तो इसकी भी 8 हो गए, और ये अपना एक लोन प्लस देगा, ऑक्सीजन की भी 8 हो गए। कैसे, 6 पहले थे, 2 यहाँ से दिए, 2 यहाँ दिए, 8 हो गए। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, सल्फर इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी कुछ बुक्स पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से। तो वैसे गलत तो ये भी नहीं है, ये भी सही है, बट जो कन्वेंशन है उस हिसाब से क्या है कि अब हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा आप कह लीजिए एप्लीकेबल स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह से, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ SO3। बाकी आप चाहें तो इस साइड में जो मैंने जो लोन पेयर्स लिखे हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। यस और नो, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने आज बेसिकली बात करी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमने देखा।
तो आज के लेक्चर में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।